आई थिंक मेरे लिए डांस प्लस बड़ी चीज़ नहीं थी। आई एम सॉरी, मैं गलत साउंड करूँगा। मेरे फैमिली में चीज़ें हुई, वो फैमिली की चीज़ें आई थिंक इंस्टाग्राम पे भी ट्रोल हुई थी। हम कहाँ रहते हैं, हम एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली में रहते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है। उस बिज़नेस को लेकर कभी ऐसे दिमाग में आया कि यार मैं लोगों को क्या बताऊंगा कि ये मेरा रद्दी का काम है या फिर मैं ये करता हूँ। ऐसा अपन लड़के लोग हैं ना, सब आप ज़्यादा बोलते नहीं, हाँ ज़्यादा बोलते नहीं इस चीज़ के बारे में। घर में धनंजय जोशी को ज़्यादा प्यार मिलता है या प्रणय को? डांस प्लस के बाद मेरे को मिला डांस प्लस से पहले उसको मिला है। Okay. आपका फोटोजेनिक, हाँ, सिनेमाजेनिक है फेस। थैंक यू सो मच। किसी ने तो मेरे अंदर टैलेंट कुछ देखा कि तो हमारे जो डायरेक्टर साहब वो नहीं देख पाए कुछ इतने साल से। अब दादी की बाहर बैठती है गैंग, किटी पार्टी फुल, आसपास हाँ, जो चौधरी वोधरी बास भाई। ओ, मेरा पोता मैं टीवी पर मेरा पोता ठीक है, अड़ोस पड़ोस वाले भी मेरा पोता। मेरे पास ये जो अभी आप लोग आइडियाज देख रहे हो मेरे, कभी मैं थैला लेके निकल रहा हूँ, कभी हम लोग पग पहन के, कभी उससे नूर नूर कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋषिराज और आज हम देख रहे हैं डांस टॉक विद ऋषिराज। और आज मेरे बहुत दिल के करीब जो गेस्ट आए हैं वो मेरे बहुत दिल के करीब हैं और आप सबके भी दिल के करीब होंगे, आई नो, जिनका नाम है धनंजय जोशी, जो कि डांस प्लस कर चुके हैं, इंडियाज़ बेस्ट डांसर कर चुके हैं। उनके साथ ये मेरा सेकंड पॉडकास्ट है, बट ये जो पॉडकास्ट है ये उनकी लाइफ के बारे में है। जो हमने पहले पॉडकास्ट किया था बेसिकली वो डांस के बारे में था, बट ये वाला जो पॉडकास्ट है वो प्रॉपर लाइफ है। धनंजय जोशी कौन है? धनंजय जोशी हम वो इस बार देखने वाले हैं। सो स्वागत करते हैं हमारे धनंजय जोशी भाई का। भाई थैंक यू सो मच भाई हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए, थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया यार। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी यार, क्योंकि यार एक बार सेटअप देख लो यार, सेटअप का पैसा है यार, प्रोडक्शन बढ़ गया है, पिछला देख लो, ये वाला देख लो। एंड ये देख के मेरे को ऐसा लग रहा है थोड़ा नर्वस हूँ मैं, क्योंकि ऐसे तो मैं बहुत बोलता हूँ, बट लेट्स सी। अच्छा, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू बी ऑनेस्ट, बट वही प्रॉब्लम मेरा, यही डर है कि ज़्यादा ऑनेस्ट हो जाता हूँ मैं, फिर मेरे को गड़बड़ होती है। और आजकल तो भाई अगर सच बोल दो तो गड़बड़ हो जाती है। अच्छा, तो भाई मुझे बता दो कि कैसी चल रही है लाइफ? हाँ, सो अच्छा अपन डायरेक्ट लाइफ पे आ गए। नहीं आई मीन कि नहीं बिल्कुल लाइफ इज लाइक न्यूट्रल राइट नाउ। न्यूट्रल। आफ्टर कोरोना आई थिंक 2022 सबको लगा वापस ज़मीन पे आने के लिए, और आई थिंक 2023 सबके लिए एक्सट्रीम रहा है। आई थिंक या तो उस पार या इस पार, तो मेरे लिए भी उस तरीके से बहुत एक्सट्रीम रहा इन टर्म्स ऑफ मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में गया अपने अंदर। आई थिंक 2023 वॉज ऑल अबाउट मी, माई कोर मतलब ये कोर नहीं, कोर मतलब माई कोर, माई रूट। कहीं ना कहीं मैं अपने करीब और पहुँचा हूँ, एंड सम डेज इट्स स्ट्रॉबेरी। आई मीन कि अपने करीब, लाइक अपने करीब क्या पहुंचना मीन्स अपने आप को कैसे आप कैसे जानते हो? अगर आपके थ्रू हमारी ऑडियंस भी जान जाए कि अपने आप को जानना कैसे होता है, वो तरीका क्या है अपने आप को जानने का? सो लाइक एवरी ईयर वी ग्रो, और हर साल हमको ऐसा लगता है कि यार पिछले साल ना मैं थोड़ा वीक था, या फिर मैं और ग्रो कर सकता था, या फिर यार मैं कभी कभार हम क्रिंज भी करते कि यार ये क्या कर रहा था मैं। उसी तरीके से आई थिंक आफ्टर डांस प्लस समवेयर आई वॉज फीलिंग दैट स्ट्रॉबेरी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, दैट लाइटिंग, दैट फेम, एवरीथिंग, और कहीं ना कहीं उस चीज़ के अंदर आई वॉज इन्जॉइंग, बट जिस चीज़ ने मुझे वहाँ तक पहुँचाया, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, समवेयर आई वॉज अवे फ्रॉम इट। ओके सो ये सबसे पहले एक्सेप्ट करना मुझे बहुत मुश्किल पड़ा, और मैं यहाँ बिल्कुल सच्चाई से बोलूँगा कि कहीं ना कहीं मैं ऐसा हो गया था कि आई वॉज अ लिटिल गुम गया था मैं अपने अंदर। मतलब जो वो जो 4 दिन की चांदनी होती है उसमें आप ज़्यादा लाइक बह गए थे? नहीं, वो चीज़ कभी मुझे आई थिंक मेरे लिए डांस प्लस बड़ी चीज़ नहीं थी। आई एम सॉरी, मैं गलत साउंड करूँगा, बट डांस प्लस एक चैप्टर की तरह एक फेज था। एंड जिस तरीके से तुमने देखा होगा जब डांस प्लस में मैं टॉप 3 के लिए अनाउंस हुआ था, या फिर जब मैं फाइनलिस्ट बना था, तब जब मेरा नाम अनाउंस हुआ था आई वॉज जस्ट स्टैंडिंग कामली, वहाँ पे भी मैंने कोई सेलिब्रेशन नहीं किया था। ओके सो ये एक तरीके से ये है मेरे साथ कि ज़्यादा बड़ी चीज़ कुछ होती है तो मैं बहुत काम रहता हूँ। मतलब आप ज़्यादा एक्साइट नहीं होते? नहीं हो पाता ज़्यादा, मैं छोटी चीज़ों पे ज़्यादा हो जाता हूँ।
छोटी चीज जैसे कि छोटी चीज़ मतलब कि जैसे कि घर पे मेरी फेवरेट सब्जी बन गई हो, अगर अच्छा वर्कआउट हो गया हो तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ. मतलब बहुत छोटी चीज़ें, ये मैं बहुत छोटी चीज़ें बोल रहा हूँ. बट बड़ी चीज़ें जितनी भी अचीवमेंट्स आई थिंक मुझे वो बहुत ज़्यादा शांत कर देती है. आई थिंक मैं ज़्यादा वल्नरेबल, ज़्यादा हम्बल हो जाता हूँ. बट मैं कुछ और बोल रहा था. आई वॉज सेइंग कि कहीं ना कहीं डांस प्लस से पहले जो एक पागलपन था वो मेरा कम हो गया था. 2023 में कुछ ऐसे सिनेरियोज हुए जिससे बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत मेरे फैमिली में चीज़ें हुई. वो फैमिली की चीज़ें आई थिंक इंस्टाग्राम पे भी ट्रोल हुई थी अबाउट दादी पापा फॉर श्योर, जो भी. बट नो वन नोज द रियल साइड. ओके, नो वन नोज कि सच में क्या चल रहा होता है, सच में क्या हो रहा होता है. और जब ऐसा वक्त आता है ना तो आप के आजू बाजू पूरा एनवायरनमेंट बहुत नेगेटिव चल रहा होता है, सब खराब चल रहा था. बट एक चीज़ बहुत अच्छी होती है कि आप जब भी प्रॉब्लम में होते हो तो सबसे पहले आपका एक घर पे फ़ोन जाता है या आप घर जाते हो. उसी तरीके से लाइफ में जब गड़बड़ होती है ना तो आप घर जाते हो, आप चले जाते हो कहीं. और जब मैं वहाँ गया ना तो मुझे ऐसा लगा कि यार लाइक सब भाड़ में जाए यार. मतलब अभी ये सारी चीज़ें सब छोटी लगने लग गई. एंड मैंने सोचा कि जो चीज़ मुझे यहाँ तक लेके आई है आई विल वर्क ऑन दैट. 2023 मेरे लिए बहुत ज़्यादा अपग्रेडिंग और ग्रोइंग रहा है, एक्सट्रीम इन दिस वे. क्योंकि राइट नाउ आई एम फीलिंग सो फिट मेंटली एंड फिजिकली. आई एम फीलिंग सो स्टेबल. लाइक अभी ऐसा हो रहा है कि मैं कोई भी सिचुएशन हैंडल कर सकता हूँ, ऐसी फीलिंग होती है. वो डर नहीं लगना किसी भी चीज़ से, वो वाली फीलिंग है. एंड अगर फिजिकली बात करूँ तो एंड्योरेंस स्टैमिना में आई थिंक मैं इतना फॉर श्योर. वो हम लोग और सारे लोग स्टोरी देख देख के पागल हो चुके हैं जी. वो ऐसा है कि सर मैं खुद पागल हो गया हूँ. और यार जब तक कोई बोले नहीं पागल हो गया तब तक क्या ही कर रहे हैं. सीरियसली हम लोग बोलते हैं कि यार प्रणय और धनंजय रोज एवरीडे रात के 2-2 बजे 3-3 बजे वर्कआउट वीडियोस डल रही हैं. और दैट इज थर्ड सेशन. वो उससे पहले 2 सेशन कर चुके थे. उस टाइम पे हम लोग रजाई में सो रहे होते हैं और रील्स देख रहे होते हैं और यहाँ पे लोग मैंने स्टोरी भी डाली थी ऐसा कि सिर्फ रजाई से उठ के टॉयलेट तक जाके दिखाओ, सब विंटर चल रही थी. वो तो बहुत अंत लेवल होता है. ओके, तो अब ये चीज़ मुझे बताओ कि डांस प्लस के बाद जब घर पे गए तो उस टाइम पे जब वर्कआउट मिस करते थे और वहाँ पे जाके अब जब करने लगे तो कभी ऐसा नहीं लगा कि यार अब तो मैंने अचीव कर लिया तो मैं वर्कआउट क्यों कर रहा हूँ और किस लिए कर रहा हूँ? आई मीन कि रीज़न क्या है? भाई ये मैंने आई थिंक पिछले पॉडकास्ट में बोला था. और कुछ सेइंग्स हैं मेरी, कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं मेरे प्रिंसिपल्स है कुछ. मैंने आज तक कभी अपनी कामयाबी नाकामयाबी की दोस्ती मेरे काम से नहीं करा रखी है. ये मैं बोल चुका हूँ. सो क्या होता है कि अगर आप मेरे दोस्त हो तो आप बीमार हुए तो मुझे तकलीफ होगी. अगर मैं आप दोस्त नहीं है अपन दोनों और आप बीमार भी होते हो तो मैं अफेक्ट नहीं होऊंगा, राइट. उसी तरीके से आई थिंक ये फिलॉसफी मेरे लिए बहुत काम करती है कि मैंने दोस्ती नहीं करा रखी है. अगर मैं कामयाब हो रहा हूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ें मिल रही है, मैं जैसे उससे फ्री होता हूँ आई गो टू माई वर्क, मेरा ट्रेनिंग अपने अंदर. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. और जब खराब हो रहा होता है सब तो वही जगह है, इट्स द बेस्ट प्लेस. जब ज़्यादा आई थिंक जब खराब हो रहा होता है तो बाकी सारी चीज़ें खराब हो रही होती, बट आप कहीं ना कहीं अंदर से बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे होते हो. और ये 2023 ने सबको सिखाया. ओके, तो एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि आपकी लाइफ में आपके भाई का क्या रोल है? आई मीन कि आपका भाई आपकी स्टोरी में बहुत दिखता है, तो आपका भाई आपकी लाइफ में क्या रोल प्ले करता है? हु इज़ प्रणय जोशी फॉर यू? नाइस क्वेश्चन, लंबा हो जाएगा फिर. नो इशू यार फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक वो मेरा छोटा भाई है, मेरे से 4 साल छोटा है. अभी फ़िलहाल लगता नहीं क्योंकि एक सर्टेन एज आ जाती है जब आप उगना बंद कर देते हो और आपका भाई भी आपके बराबर हो जाता है और फिर आप सेम ही लगते हो. एंड हम तो बहुत ही सेम लगते हैं. आई थिंक वो पापा मम्मी पे नहीं गया, वो मेरे ऊपर गया है. अगर वो उसकी दाढ़ी आ जाए तो वो आपके जैसे लगेगा, सिंपल, और सेम शेप में आ जाए तो. हाँ भाई, नहीं यार वो मेरा भाई है बट मैंने आज तक कभी उसको भाई की तरह ट्रीट नहीं किया, छोटे भाई की तरह ट्रीट नहीं किया. उसको एक ऐसा कंफर्ट दिया है मैंने. वो मेरा दोस्त एक तरीके से. एंड बहुत ही कम एज में आई थिंक मैंने कुछ चीज़ें इनडायरेक्टली उसके दिमाग में डाल दी थी. जैसे कि जितनी भी ख़राब चीज़ें लाइक नशे पानी में नहीं पड़ना है, अपने को किस चीज़ों पे ध्यान देना है. क्योंकि वो जिस जनरेशन से आता है ना उस जनरेशन से मुझे डर लगता है. बहुत खतरनाक जनरेशन आ रही है. एंड जेन जी इज स्पॉइल्ड राइट नाउ. तो मेरे को ये डर था कि ये प्रणय कहीं
क्योंकि आसपास लोग जब वैसे होते हैं तो मैंने उसको बहुत अपने करीब रखा. आई थिंक वो स्टार्टिंग में बहुत परेशान होता था मेरे से. एक किस्सा बता रहा हूँ कि उसको बस आई थिंक ग्राउंड में खेलने जाना था एंड मैं उसको फोर्स कर रहा था खेलने जाने के लिए. नहीं कि नहीं जाना है, नहीं जाना है. चुपचाप से मेरे साथ यहाँ रह, ट्रेनिंग कर. ओके. पर आप कितना बोल लोगे. वो गया था, वो गया. उन दिनों उसको ऐसा फील होता था कि मैं उसको बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ. एक ऐसा फेज आया था. बट जैसे जैसे वो मेरे साथ रहा, और ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी सब चीज़ें हो गई, बट साल दर साल के बाद जब उसमें मेच्योरिटी आई, जब उसने 18 क्रॉस किया, तब उसको समझ आया कि मेरा भाई क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, हम कहाँ रहते हैं, हम एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली में रहते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है. अच्छा ये इसलिए बोल रहा था क्या. सो समवेयर एक ऐसा लगता है कभी कभार मैं उसका पापा भी हूँ, कभी कभार लगता है हाँ भाई, फॉर श्योर. क्योंकि आई थिंक पापा मम्मी से ज़्यादा अपब्रिंगिंग उसकी मेरे थ्रू रही है. स्टार्टिंग से उसने मुझे फॉलो किया. फॉलो इन सेंस, अगर ये वो कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी करूँगा. वो कहीं ना कहीं उसके लिए मोटिवेशन था. तो उसी तरीके से मैंने इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखा कि मुझे कुछ गलत नहीं करना है, क्योंकि मैंने अगर कुछ गलत किया तो एक एग्जाम्पल सेट हो रहा है. ये भाई करता है तो मैं भी करूँगा, और ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है राइट. तो मैंने हमेशा ध्यान रखा कि सिर्फ मैं ही गलत नहीं करूं, मेरे से कुछ चीज़ें जुड़ी हैं, मुझसे कुछ लोग जुड़े हैं. अब ऐसा होता है कि उन दिनों मैं उसके साथ जब ट्रेनिंग भी करने जाता था ना, तो आगे चलता था. मुझे उसको जानबूझ के आगे जाने देता था, और अगर वो रुक रहा होता तो मैं उसको धक्का लगाता था थोड़ा सा. और मैंने उसको एक बहुत अच्छी चीज़ बोली थी, जो एक सर्कल बोलते हैं ना, लाइफ ऑफ सर्कल. मैंने उसको बोला था कि अभी मैं तेरे को मोटिवेट कर रहा हूँ, एक ऐसा टाइम आ सकता है जब शायद तक मुझे तेरी ज़रूरत हो, और उस समय तू मुझे धक्का लगाएगा. एंड आई थिंक 2020-21 के बाद आई थिंक वही हुआ है. उसने इतनी जगहों पे मेरा साथ दिया है. वो कितनी बार ना प्रैक्टिस पे आके सिर्फ खड़ा रहा है, जस्ट फॉर दैट प्रेजेंस कि मैं हूँ, तू कर. बट वो कभी वो जताया नहीं उसने मेरे को, एंड दैट मेक्स मी समवेयर इमोशनल. बट हाँ, ऐसा अपन लड़के लोग हैं ना, सब ज़्यादा बोलते नहीं इस चीज़ के बारे में. उसके बाद इस साल लाइक ही इज़ ऑन फायर राइट नाउ. हिज फिटनेस लेवल, हिज शेप इज समथिंग एल्स. मतलब वो अभी वो चाकू है, अगर आसपास से कोई निकले तो कट सकता है. वो इतना अभी शार्प है. तो मुझे उसको देख के इतना प्राउड फील होता है. और इस साल पूरा एक तरीके से इनडायरेक्टली भाई ने मेरे को संभाला है. और अगर उसने भले चीज़ें कर रखी है तो भी वो मेरे साथ खड़ा रहा है, मुझे पुश किया है, मैं उससे मोटिवेट हुआ हूँ. भाई उसके बिना तो इमेजिन नहीं होता कुछ. मतलब आई कांट इमेजिन थिंग्स. सिर्फ बहुत बेसिक चीज़ें बोलूँगा. इफ़ आई एम नॉट फीलिंग वेल, हम बीटी बोलते हैं, बैड ट्रिप, जो हम हर ट्रेनिंग के बाद एक साथ बीटी में पड़े होते हैं, स्क्रॉल करते रहेंगे. वो एल्गोरिथम एक ही हम लोग का. तो जब भी ऐसा फील होता है, मुझे मालूम है मैं उसके पास जाऊँगा और मैं ठीक फील करूँगा, वो हंसा देगा या फिर कुछ अच्छा हो ही जाएगा. ये बात कर रहा है, इससे बात हो रही है, इसके बाद कुछ चलता जा रहा है, वक्त निकल जाएगा. एंड ऐसा एक इंसान लाइफ में होना बहुत ज़रूरी होता है. मैं बहुत खुश नसीब हूँ. मेरे घर में एक मेरा बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि मैंने उसको कभी भाई की तरह ट्रीट नहीं किया. वो दोस्त है मेरा. और यार आई थिंक वर्ल्ड इज़ नॉट रेडी फॉर हिम. उसके लिए तैयार नहीं है. क्योंकि जब मैं अभी ये बोल रहा हूँ ऑन कैमरा, जब उसका वक्त आएगा तब आसपास कोई भी नहीं होगा. और मैं लिख के दे सकता हूँ कहीं भी, क्योंकि सी आई एम गॉड गिफ्टेड. मेरे पास चीज़ें बहुत नेचुरल आई. मैंने हाँ मेहनत की उन पर मैंने सब बिल्ट नहीं किया. मेरे पास कुछ चीज़ें विरासत में आई हैं. वो इंसान सिर्फ इंस्पायर होके, ऑब्जर्व करके उसने खुद चीज़ें बनाई हैं. अभी इन दिनों वो स्ट्रगल कर रहा है इस चीज़ से कि उसको लगता है कि जितना वो डिज़र्व करता है उसको मिल नहीं रहा है. बट व्हाट आई फील फॉर हिम इज़ कि आगे उसके लिए समुंदर है. मतलब वो गेम करने वाला है. एंड ऑल्सो वर्ल्ड इज़ नॉट रेडी फॉर अस. क्योंकि एक बार वो आ गया ना, और एक बार उसका जो भी हुआ, उसके बाद जब हम दोनों एक साथ टूट के आए ना, तो उस चीज़ के लिए तुम लोग तैयार नहीं हो. बिकॉज वो जो बॉन्ड है, वो जिसकी बात आप कर रहे हो, दैट रिफ्लेक्ट्स व्हेन वी परफॉर्म टुगेदर. हम जब साथ में नाचते हैं वो दिखता है आपको. हम आज तक किसी वीडियो में गले नहीं लगे, कभी एक दूसरे को ऐसे मारा तो है, पर अरे मारा तो बहुत बाल मारा बहुत है. बट वो प्यार दिखेगा तुम लोग को, वो प्यार दिखता है. एंड दैट इज़ वेरी नेचुरल. एंड धीरे धीरे हमारा रिश्ता ना एक
एक ऐसे सरफेस पे आ गया जहाँ सिर्फ रिस्पेक्ट रह गई. लाइक द वे ही रिस्पेक्ट्स मी इंस्पायर्स मी कि मुझे कैसे लोगों को ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि वो मुझे बहुत प्यारा ट्रीट करता है. द वे ही ट्रीट्स मी, द वे ही रिस्पेक्ट्स मी, दैट इज़ लव. फॉर मी लव इज़ दैट. आई थिंक एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है ना, वही है हमारे बीच में जो इतना अच्छा बॉन्ड पैदा करती है. और मैं बहुत लकी हूँ, वरना मैंने देखा है घरों में भाई लड़ाते हैं किसी भी चीज़ों पे. भाई पैसा ले लो, फैमिली ले लो, किसी ना किसी बात पे लड़ाते रहते हैं. मेरा भाई तो बात ही नहीं करता किसी टाइम पे. सी ऐसा वाला मैं बहुत प्रिविलेज्ड हूँ इस चीज़ के लिए. एंड आई थिंक वो जो रिस्पेक्ट है उसी वजह से और वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, मैं भी उसकी उतनी रिस्पेक्ट करता हूँ. भेदभाव नहीं है, ठीक है, चीज़ें बटी हुई नहीं है, अंडरवेयर के अलावा सब एक सबका एक है. हाँ, तो घर में धनंजय जोशी को ज़्यादा प्यार मिलता है या प्रणय को? प्यार किसको सबसे ज़्यादा मिलता है? यार आई थिंक प्यार ना डांस प्लस के बाद मेरे को मिला. डांस प्लस से पहले उसको मिला है. Okay. दूसरा बच्चा है ना, थोड़ा लाडला होता है. मैंने सारी मार खा ली, मतलब मेरे ऊपर पापा ने सारे टाइक्वांडो कुंफू सब करके देख लिया. उसके बाद वो थक गए, वो बूढ़े हो गए. बोले बूढ़े मतलब पापा, आई एम सॉरी, अभी तक बूढ़े नहीं हुए. हाँ, पापा बूढ़े नहीं हुए. बट ऐसा हो गया कि हाँ ठीक है, एक बच्चे को ऐसे पाल लिया इसको बना दिया अपन ने लोहा, इसको अलग तरीके से पालेंगे. तो उसने ज़्यादा मार नहीं खाई. उसका अपब्रिंगिंग मेरे साथ रहा है ज़्यादा, वो माँ बाप के साथ नहीं रहा है ज़्यादा, वो मेरे साथ रहा है ज़्यादा. ओके. तो मुझे ये बताओ, ये कभी आपको ऐसा फील हुआ कि यार हमारा जो लाइक बिजनेस है, उस बिज़नेस को लेकर कभी ऐसे दिमाग में आया कि यार मैं लोगों को क्या बताऊंगा कि ये मेरा रद्दी का काम है या फिर मैं ये करता हूँ? ऐसा कभी रहा कि यार ये चीज़ मुझे छुपा के रखनी चाहिए, पापा को नहीं दिखाना, ये पापा कि एक जब ऐसा कोई काम करता है तो सबको ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत अजीब से हैं, या फिर ये तो गरीब है, या फिर कबाड़ी वाले, वॉट एवर, ये सारी चीज़ें होती हैं. तो कभी दिल में कभी ऐसा कि यार ये अपना काम ना किसी को बताऊँ, या फिर ऐसा प्राउड होता है कि यार मैं करता हूँ तो करता हूँ. उन सब चीज़ों में कभी डांस या लाइफ में कभी प्रॉब्लम्स आई, भेदभाव कभी? हाँ यार भाई, ये वाला जो सेक्शन है ये तो बहुत ही क्लीन था मेरे लिए, क्योंकि यार मैंने सीधा मेरे पापा को देखा है. अगर उस इंसान को तुम एक बार उस दुकान पे बैठे हुए या उस दुकान पे काम करते हुए देख लोगे, कोई भी नहीं बोल सकता कि वो आर्टिस्ट है. ऐसा लगता है कि, और हमको इस चीज़ से कोई शर्म नहीं है. हम दिन में वो कुछ और है, रात में वो आर्टिस्ट है. तो मैंने यही सीखा था उनको देख के कि यार ये आदमी को इतना प्यार करते लोग, पर ये अपनी जिससे हमारे पास ये कपड़ा वपड़ा सब उससे आया है, तो हम उस काम की इज्जत करते हैं. हमारे लिए वो बहुत ऊपर वाला काम है. टिल डेट आज भी अगर पापा हमको एक वेस्ट पेपर की गाड़ी भरने के लिए बुलाते हैं और अगर लेबर नहीं है तो प्रणय और मैं जाते हैं, वो गाड़ी भरते हैं. डांस वांस हम अंदर ही डांस करते हैं भाई, उन कार्टून के उसके ऊपर ही चढ़ वढ़ के. तो हम बचपन से अपब्रिंगिंग बोलते हैं ना, कि अगर बचपन से एक चीज़ सिखा दी जाए तो बड़े होने के बाद प्रॉब्लम नहीं होती. बचपन से हमको बता दिया था कि ये कोई गलत या फिर गंदा नहीं है, ये काम है. और भाई मुझे बहुत प्राउड है इस काम पे, क्योंकि ये हमारा बेस है, जिस वजह से आज हमारे पास जो भी चीज़ें हैं, मैं पढ़ पाया, प्रणय पढ़ पाया, सब मेरे दादा ने आके इधर एक बिज़नेस सेटल किया था, उसके बाद ये चीज़ें खड़ी हुई, फिर पापा ने उसको संभाला. मैं पापा की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि आर्टिस्ट होने के बाद भी उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी कि नहीं, मैं इस धंधे को आगे बढ़ाऊँगा. आज मेरे अंदर इतना दम नहीं है, और मेरे पापा भी मुझे फोर्स नहीं करते हैं. एंड द रीज़न इज़ कि वो जानते हैं वो फीलिंग, तो जो उन पे आया वो आने नहीं दिया. बट जितना भी उनको देख के सीखा और जितना भी समझा, उससे यही पता चलता है कि यार उस काम में कोई गड़बड़ नहीं है. उस पर हमको प्राइड होना चाहिए, उस पर हमको इज्जत होनी चाहिए, क्योंकि उसी से रोटी आई है, उसी सब कुछ बिल्ट हुआ है. दैट इज़ द बेस. दादी ठीक है आपकी? यार दादी ठीक है. अभी एक प्लेटू आता है ना, जब इंसान बीमार होता है बट वो काम कर सकता है, शी फील्स ओके, सारे काम कर पा रही है, खुशी है. एक ऐसा वक्त था जब पलंग से भी नहीं उठ पा रही थी, फिर उसके बाद उठ के अपने जन्म स्थान गई, घूम के आई. तो कहीं ना कहीं, और ये सब हुआ आफ्टर दैट एपिसोड. वो जब एपिसोड आया, इंडिया बेस्ट डांस, बिल्कुल, वो जब एपिसोड आया उससे पहले वो थोड़ा ऐसा डगमा डोल सीन था. बट वो एपिसोड जब आया तो क्या हुआ कि अड़ोस पड़ोस के लोग,
उस रूम में। और दादी कितनी सुंदर लग रही थी, उन्होंने पूरा साड़ी गहना वहना पहन के वहाँ जो आशीर्वाद दिया आपको यार। ये सीरियसली ये चीज़ जब मैं याद करता हूँ ना तो मैं तो इमोशनल होता हूँ, क्योंकि मुझे बाद में मालूम पड़ा कि वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। वो इतनी भी ठीक नहीं थी कि वो पलंग से उठ के बैठ सके। पता नहीं क्या एनर्जी थी, वो क्या हेल्प किया। वो उसने सब कपड़े वपड़े पहने, बाकायदा उन्होंने निकलवाया कि मुझे पहनना है ये। वो आ रहा है टीवी पे वापस मुझे तो वो चीज़ मुझे जब मालूम पड़ी मैं बहुत इमोशनल हो गया था कि यार। एंड देन उसके बाद जब वो टेलीकास्ट हुआ तो आप जानते हो जब टीवी पे आप दिखते हो तो क्या होता है। अब घर का पोता दिख रहा है वो ठीक है, पर जब दादी दिख गई तो क्या। अब दादी की बाहर बैठती है गैंग, किटी पार्टी फुल, आसपास हाँ, जो चौधरी वोतरी बास भाई। ओ, मेरा पोता मैं टीवी पर मेरा पोता ठीक है, अड़ोस पड़ोस वाला भी मेरा पोता, समझ रहे हो। तो वो जब बैठ के तो क्या हुआ, थोड़ा डोपामिन रिलीज, मजा आ गया। उससे क्या हुआ, हाँ बोलो ना। हाँ तो मैं कह रहा था कि दादी को मेरा नमस्कार, हमारी जितनी भी ऑडियंस देख रही है उन सबका नमस्कार। दादी आप बहुत अच्छी हो, बहुत सुंदर हो, है ना। अब मैं आपसे, मेरा कभी जीवन में मौका मिला फॉर श्योर आपसे मिलना जरूर चाहूंगा जल्दी। और मैं जैसे मुझे धनंजय भाई उदयपुर बुलाएंगे मैं आपसे जरूर मिलूंगा। चलो, दादी को नमस्कार। इस पॉडकास्ट के बाद, हाँ इस पॉडकास्ट के बाद जरूर आएंगे आपसे मिलने के लिए उदयपुर में। ओके तो भाई अब आते हैं हम अपने आर्ट पे। आई मीन कि जो आजकल हम अपने आर्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, उस जो अभी जनरेशन चल रही है वो रील वाली जनरेशन चल रही है बट उस रील वाली जनरेशन पर भी आप जो ऐसी इनोवेटिव वीडियोस बनाते हो, क्रिएटिव वीडियो बनाते हो, वो आइडियाज कहाँ से आते हैं? और थैंक यू फॉर आस्किंग दिस। चीज़ें वीडियो कहाँ से लेकर आते हो आइडियाज? थैंक यू फॉर आस्किंग दिस, क्योंकि ये तो मेरे अंदर भरा बैठा है यार ऋषि भाई। ये अभी की बात नहीं है, ये है बहुत साल पहले की बात है। मेरे पास ये जो अभी आप लोग आइडियाज़ देख रहे हो मेरे, कभी मैं थैला लेके निकल रहा हूँ, कभी हम लोग पग पहन के, कभी उसे नूर नूर कर रहे हैं, जो भी लाइक हम लोग वो बालकनी वाला बाइक पे, जो आपने उस सीढ़ी ले रखी थी, सीढ़ी लेके भाग रहे थे प्रणय के साथ, वो बहुत अच्छा था। बहुत सारे ऐसे बहुत कुछ किया हम लोगों ने। वो जो पाइप के साथ आपने किया था, हाँ, जिसमें डे नाइट दिखाया, डे नाइट। आई थिंक ये सारी चीज़ें ना मेरे अंदर बहुत, इनमें से बहुत सारी चीज़ें मेरे अंदर बहुत पहले से भरी हुई थी। यार मेरे माइंड में सिनेमा चलता है, मैं आपको सीधा बोलता हूँ। मेरे पास सिर्फ रिसोर्सेज नहीं है, अगर मेरे पास रिसोर्सेज आ जाएँ तो मैं अभी मूवी बना सकता हूँ, मैं बोलता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतनी सारी चीज़ें पड़ी है। बट आई ऑलवेज बिलीव इन टाइमिंग। टाइम का बहुत पैसा है। जैसे आप जो वीडियो हमारा सबसे ज़्यादा उछला, मतलब जो सबसे ज़्यादा खतरनाक गया था, वो था हमारा सरदार वाला, जिसके अंदर हम लोग बैठ के भाई शुरू करते हैं। अब उसकी खासियत ये है कि कोई भी शुरुआत में देख के नहीं बोल सकता कि डांस वीडियो है। बिल्कुल, उनको लगेगा दो सरदार है गाना गा रहे हैं। फिर जिस तरीके से प्रणय झटके से उठता है तो ऐसा लगता है कि ये कॉमेडी वीडियो है। एंड देन सडनली हम लोग आके डांस कर रहे हैं, एंड देन इमोशनल कर देते हैं, देन इट्स अ रोलर कोस्टर। एंड मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे इतना प्यार किसी वीडियो पे नहीं मिला। एंड प्यार मतलब वो कमेंट वाला प्यार नहीं, लाइक पीपल वर सेंडिंग मी मैसेजेस, सम क्राइंग नोट्स, समवन, मैं बता नहीं सकता, कोई लोग रो रहे थे उसके अंदर कि आपने क्या फील करा है हमको। सो मेरे लिए बहुत ओवरवेलमिंग था एज एन आर्टिस्ट। ये हमने सोचा था 2 साल पहले। ओके, अब शूट किया आपने जाके? हाँ, 2 साल पहले मैंने प्रणय को बोला था अपन कुछ ऐसा करते हैं। देन वो रुका काम, फिर उसके बाद वापस शुरू किया, वापस रुका। एंड देन इस बार ऐसा सोचा कि भाई कर लेते हैं। जितने भी जने वो वीडियो से प्यार करते हैं, आई लव यू ऑल। बट मैं एक सच्चाई बताना चाहता हूँ, उस वीडियो में जितनी भी चीज़ें थी वो कुछ भी नहीं हो पाई। हमने डिसाइड किया था कि हम लोग एक अच्छा लोकेशन लेंगे, वो बुक नहीं हुआ। हम लोगों ने सोचा था हम खटिया लेंगे जहाँ पे हम लोग लेटेंगे, जहाँ हम लोग शुरुआत करते हैं, वो खटिया अरेंज नहीं हुआ। हमारे कपड़े से लेके वो पग, सब में प्रॉब्लम्स आ रही थी। और उस शूट के दिन हमारा गाड़ी का पेट्रोल भी ख़त्म हो गया, हम लोग सड़क पे खड़े हैं और मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। एंड प्रणय ने बोला भाई शायद तक साइन है भाई, आज तो शूट नहीं होगा, और भगवान शायद तक बोल रहा शूट मत करो। मैंने बोला नहीं भाई आज ही होगा, कैसे भी होगा आज होगा। मैं किसी दोस्त को बुलाया, भुवन को बुलाया, उसने टो की गाड़ी हम लोग किसी गुरुद्वारा गए, वहाँ पे हमने हमारा पग बंधवाया, वहाँ से निकले। देन लोकेशन फाइनली था तो मेरा एक ही स्टेप पे नहीं है, दैट इज़ RNT हॉस्टल। वहाँ पे मैंने इतने शूट किए हैं 2019 से, सब कुछ वहीं बना है। तो वहाँ गया, वहाँ पे मैंने एक वॉलीबॉल कोर्ट देखा, मिट्टी में पानी दिया, उसको समतल किया। देन सोचा खटिया नहीं क्या करूँ। तो जाके हॉस्टल के मेस में गया, जहाँ खाना खाते तो जहाँ वो बैठते ना, 2 उठाए, वो दोनों को जोड़ दिया, वहाँ रख दिया। अब किसी को नहीं बताइए कि हम कहाँ बैठे हैं, किधर लेटे हैं। और वो वीडियो ऐसे बना है। एंड देन जब वीडियो बन रहा था ना,
आई थिंक जब आप काम कर रहे होते हो ना, आपको तभी फीलिंग आ जाता है कि काम कैसा है, ये काम कैसा जाएगा। हमको वीडियो के दौरान ही पता चल गया था कि यार प्रणय, ये कुछ बहुत प्यारा हो रहा है यार, ये कुछ अलग हो रहा है, अच्छा लग रहा है रे। एंड देन हमने पैकअप किया, पैकअप वो सो ब्यूटीफुल, आई वॉज सो एक्साइटेड कि अभी एडिट करूँ मैं, अभी मैंने जैक भाई जो सारे वीडियोज़ एडिट करते हैं मेरे, मैं उनको फ़ोन किया, मैंने बोला रात हो रही 2:30 बज रही है, बोला भाई अभी करते हैं, बोला अभी नहीं कर सकते, सो रहा हूँ मैं, तो भी उनके घर गया, हम लोगों ने रात में एडिट किया ये। एंड जब आउटपुट आया, आई क्राइड, मैं तो ऐसा हो गया कि ये क्या बन गया भाई। नहीं, मैंने बहुत बार वो लूप पे वीडियो देखी थी, लूप पर। और सिर्फ इस वीडियो के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, ये तो चलो अच्छा चला गया, बट हम नहीं जज कर सकते थ्रू व्यूज़, थ्रू कमेंट्स, थ्रू फॉलोअर्स की काम कैसा है, आर्टिस्ट कैसा है। मैं इस काम के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि इसकी बात हुई, बट इसके अलावा भी बाकी जितने भी काम है, मैं सीना ठोक के बोल सकता हूँ, आज अगर कोई भी मेरे आईडी पे आ जाए, मेरे पेज पे आ जाए और वो सारे काम देखे, उसको उसको सिनेमा दिखेगा, बिल्कुल अलग अलग वैरायटी दिखती है उसको डांस वीडियो नहीं दिखेगा। एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द टाइमिंग। जैसे इसका टाइमिंग था ना, जिस दिन टाइमिंग हुआ और रिसोर्सेज हुआ, ये दो चीज़ें मेरे पास हुई। ये मैं ऑन कैमरा आज बोल रहा हूँ, ये मैंने कभी ऐसा लाइव बोला नहीं। ये मेरी मैनिफेस्टेशन है भाई। मैं इस दुनिया में एक ऐसी चीज़ क्रिएट करके जाऊँगा इन टर्म्स ऑफ सिनेमा कि मैं यहाँ हमेशा के लिए रहूँगा। देखना क्या बात है, क्या मैं लिख सकता हूँ इसको। क्या बात है, मुझे भी उसमें हिस्सा सबका छोटा सा पक्का भाई, आप कैमरा अच्छा पकड़ते हो क्या? नहीं भाई, पक्का भाई, आपके पास आप हो भाई, आपका फोटोजेनिक, सिनेमाजेनिक है फेस। थैंक यू सो मच। किसी ने तो मेरे अंदर टैलेंट कुछ देखा, कि तो हमारे जो डायरेक्टर साहब वो भी देख पा रहे कुछ इतने साल से कुछ नहीं कर पा रहे। ओके, तो वो तो ठीक है, इतने मिलियंस आ रहे, पर कभी कभी ऐसी वीडियोस पे आते भी नहीं है, तो कैसा लगता है यार? झूठ नहीं बोलूंगा, वो वाला कि हम आर्ट के लिए कर रहे हैं, बुरा लगता है ना, मतलब इतना बुरा लगता है कि, और बुरा ज़्यादा, जले पे नमक क्या छिड़कता है बताता हूँ। जब मैं देखता हूँ अभी के एल्गोरिदम में कि क्या चल रहा है, लाइक इट्स अ बिजनेस, टोटल बिजनेस, एक धंधा बना दिया डांस को, डांस रील्स को। और मैं ब्लेम नहीं करूँगा जो हमारे कोरियोग्राफर्स हैं, नहीं ब्लेम करूँगा, वो क्या कर रहे हैं, उनका फ़ायदा हो रहा है, दे हैविंग बॉल। क्योंकि लोग जो हैं वो लोग इनके पास आ रहे हैं, और वो जो लोग आ रहे हैं वो डांसर्स भी नहीं है, वो सीख रहे हैं, वो वहीं रील बना रहे हैं, वो पोस्ट हो रहा है, वो अपने बायो में डांसर लिख रहे हैं, कोरियोग्राफर्स लिख रहे हैं, हाँ भाई, डीएमए फॉर पेड प्रमोशंस लिख रहे हैं। एंड अब ये चीज़ चल रही है, बट मैं एक बहुत कड़वा सच बोलने वाला हूँ अभी। एक ये भी ट्रेंड चल रहा है, राइट? ट्रेंड चल रहा है फॉर श्योर, ट्रेंड बदलते हैं, राइट? ट्रेंड का भी तो ट्रेंड बदलेगा कभी, बिल्कुल, ट्रेंड का भी तो ट्रेंड बदलेगा, ट्रेंड गायब होगा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है बोलने में, जो लोग, आई एम नॉट पॉइंटिंग एनीवन, बट जो लोग अपने फाउंडेशन पे, अपने कोर पे काम नहीं कर रहे ना, और ये अभी जो चीज़ें चल रही हैं टेम्पररी, जो गायब होने वाली हैं, उन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और उस वजह से सब छोड़ते जा रहे हैं अपना। ये एक दिन गायब हो जाएगा सब, और वो लोग परेशानी में होंगे। और जो लोग इस वक्त अपने रूट से जुड़े रहे, फाउंडेशन से जुड़े रहे, और आर्ट पे जुड़े रहे, काम से जुड़े रहे, उनको कोई ट्रेंड वेंड कुछ नहीं रोक सकता। ये सब आता जाता रहेगा। उनका एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पर वो आएंगे, वो ठहरेंगे, और वो ठहर जाएंगे, वो वही रहेंगे, फिर उनको कोई हिला नहीं सकता वहाँ से। सो आई बिलीव इन दैट। और जैसा मैंने बोला, वक्त पे बिलीव करता हूँ मैं, और कर्म पे भी बिलीव करता हूँ। क्या काम कर रहे हो आप, किस इंटेंशन से कर रहे हो। आई एम नॉट लाइकिंग द इंटेंशन राइट नाउ इंस्टाग्राम पे, इंटेंशन ऑफ मेकिंग, क्रिएटिंग वीडियोस, मेकिंग आर्ट, मुझे वो इंटेंशन बहुत दर्द दे रहा है, मुझे नहीं अच्छा लगता। और ये चीज़ एक बार हो, दो बार हो, समझ आता है, साफ दिख रहा है कि किसी को कुछ समझ आ गया, और अब वो बस अपने फ़ायदे के लिए करे जा रहा है, और सब बस हाथ धो रहे गंगा में। और ये कहीं ना कहीं हमारी कॉम की इमेज बिगाड़ रहा है। हम डांसर्स की इमेज नीचे जा रही है, हमारा मार्केट पूरा ख़राब हो रहा है। सच बताऊं तो अब डांस को कमर्शलाइज कर दिया गया है। पहले का जो वर्कशॉप पैटर्न होता था, वर्कशॉप पैटर्न जो होता था, जैसे हमने अभी किया, हमने किया अपना कि आपने फाउंडेशन बेस, आपने क्रिएटिविटी, सारी चीज़ें सिखाई। बट अब जो हमारे दिल्ली और मुंबई में वर्कशॉप चलते हैं, वो चलते हैं पर्टिकुलर, पहले आप सॉन्ग बताओगे, आप कौन सा रूटीन सिखा रहे हो, उसकी वीडियो डालो, उसके बाद हम आपकी वर्कशॉप में एनरोल करेंगे। ये होता है पैटर्न। अपने भी पिंड में एक फुलझड़ी नहीं, मैं किसका नाम ले रहा,
सिर्फ गाना गा रहे हैं, सिर्फ गाना गा रहा हूँ मैं। ठीक है। एंड उसके बाद ड्रेस कोड भी होता है कि आपको ब्लैक व्हाइट पहन के आना है, आपको कुर्ता पहन के आना है, आपको 3 पीस पहन के आना है, सूट सलवार साड़ी पहन के आना है, और आजकल साड़ी में भी डांस 2 सिखाया मिनट, जा रहा है। आई एम रियली सॉरी, आई एम कटिंग यू। कमर्शियल होना या क्या कपड़े पहनना चलेगा, पहनो। अब सरदार वाले वीडियो में प्रणय और मैंने क्या पहन रखा है? कुर्ता पहन रखा है ना, चलेगा। कपड़ों पे प्रॉब्लम नहीं है, तुम क्या पहन रहे हो, क्या पहन के बुला रहे हो, उससे प्रॉब्लम नहीं है। कमर्शियल कर रहे हो, नहीं प्रॉब्लम है। क्या कर रहे हो उसके अंदर और क्या हो रहा है उससे उसका डायरेक्शन कहाँ जा रहा है? हम एज अ इन्फ्लुएंसर बुलाते, राइट? हम एज अ इन्फ्लुएंसर, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मानो कि हम कहाँ ड्राइव कर रहे हैं पब्लिक को। हमारे हाथ में स्टेयरिंग है, और जिसके हाथ में स्टेयरिंग है वो कहीं और ही जा रहा है, वो मुझे बुरा लग रहा है। वही तो बात है ना कि आप पहले तो ये हो गया था कि पहले जब हम सब वर्कशॉप करते थे तो हमें चाहिए था कि फाउंडेशन हमें कैसे कुछ नई चीज़ सीखें ताकि हम अपनी आर्ट को ग्रो कर पाएँ। बट अभी ऐसा है कि हम कैसे इंजॉय कर पाए। डांस वर्कशॉप में डांस पार्टी हो गई है कि चलो आज डांस पार्टी में चलते हैं, आज ये गाने पे डांस पार्टी होने वाली है, ऐसा हो गया है। जब तक आप डांस वर्कशॉप में आजकल की इंजॉय नहीं कर रहे हो, मस्ती नहीं कर रहे हो, तब तक आपके पास एनरोल ही नहीं करेंगे। और कम से कम जो लोग भी कर रहे हैं 70-80 बच्चे आते हैं 1000 रुपये दे के। ये कोई गलत नहीं है, मैं ये ठीक है, पर मैं बस ये बोल रहा हूँ, वापस सेम चीज रिपीट करूंगा कि ये खत्म होगा एक दिन। हाँ, ये गायब हो जाएगा। और फिर क्या होगा? बहुत जनों का अगर मैं इंस्टाग्राम छीन लूं तो उनके पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, खाली है भाई, अंदर से खोखले, एंड अंदर से खोखले हो। दिस इज सो हर्टफुल। ये कितनी हर्ट करने वाली चीज़ है कि अगर तुमसे मैं कुछ छीन लूँ, कुछ बाहरी चीज़ छीन लूँ जो तुमसे जुड़ी भी नहीं है, और तुम खत्म हो जाओ, तो मतलब तुम तो कोई बाहर ही हो। तुम कहाँ हो? तुम्हारे अंदर क्या है तुम्हारा? ठीक है सर, ये ऐसा टॉपिक है जिसपे एक अलग से पॉडकास्ट होना चाहिए। हाँ, ये इस पे इतनी बात हो सकती है कि बात खत्म ही नहीं होगी। बट कमिंग बैक टू द सिनेमा which I want to create is, see, I'm not only a dancer, and people who are close to me, या जो मेरे से कभी भी किसी ने मेरे साथ काम किया है, दे नो कि मेरे मन में, मेरे ब्रेन में सिर्फ डांस नहीं है। फॉर मी म्यूजिक, ड्रामा, थिएटर, एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड, एंड आई ट्राई टू रिफ्लेक्ट एवरीथिंग इन दैट 1 minute और 1:30। एक टाइम था जब 1 minute रील आया था, एंड हमारा एक वो वीडियो था, एवरी डे आई स्पेंड माई, जिसमें हम लेबर बने थे। हाँ, वो देखा था मैंने। वो 1 minute का वीडियो है, ओके। और उसमें हमने पूरा मूवी बना दी। हाँ, तो हमारा एक एम था प्रणय और मेरा कि यार 1 minute में ना, ये जो लोग बोल रहे हैं ना कि 1 minute है इसलिए तो हम ऐसा कर रहे हैं, 1 minute है इसलिए तो हम इतना बना रहे हैं, नहीं, हम 1 minute में मूवी बना के दिखाते हैं इनको। हम इनको बताते हैं कि 1 minute में भी अच्छी चीज़ दे सकते हैं, और किसी को दिखाना नहीं है, बट हमारे अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है यार। और ये आई थिंक बेस्ट प्लेटफॉर्म है निकालने का। सोशल मीडिया बेस्ट प्लेटफॉर्म है सभी डांसर्स, सभी आर्टिस्ट के लिए, एक्चुअली हर एक बंदे के लिए, बट यूटिलाइज करना वो आपके हाथ में ही है। बट आजकल जो यूज़ कर रहे हैं लोग, जो गर्ल्स यूज़ करती हैं उस चीज़ को एक अनदर वे में फॉलोअर्स गेन करने के लिए, वो भी सही है। बट कुछ गर्ल्स को देख के कुछ गर्ल्स ओवर हेड कर देती है, सबसे ज़्यादा कर देती है, और उनको पता भी नहीं तो क्या कर रहे हैं। छोटे-छोटे बच्चों को देखा, there is a very thin thread in sensuous and vulgar। बहुत पतला धागा है, और उस पर बैलेंस करना गेम है। आज आपके एब्स हुए, जस्ट इमेजिन आपकी अच्छी बॉडी, यू विल फ्लॉन्ट, साफ बात है। दिस इज ह्यूमन टेंडेंसी, ये लड़का है लड़की की बात नहीं है भाई। आज आपके पास अच्छे बाल हुए, आप फ्लॉन्ट करोगे। आपके पास अच्छी आंखें हुई, आप फ्लॉन्ट करोगे। अच्छी दाढ़ी है, आप फ्लॉन्ट करोगे। अच्छे कपड़े हैं, आप पहन के बाहर निकलोगे। अच्छी कार है, उसमें निकलोगे। इट इज़ अ ह्यूमन टेंडेंसी, ह्यूमन नेचर। हमारे पास जो अच्छा होता है वी ट्राई टू एम्ब्रेस और दिखाने का ट्राई करते हैं। वी ट्राई कि हम शोकेस करें उसको, उसमें गलत नहीं है। बट बहुत एक थिन एक थ्रेड है, उसका ध्यान रखना चाहिए, नो डाउट। और कहीं ना कहीं वो चीज़ आने वाले, क्योंकि हर उम्र की लड़कियां, हर उम्र के लड़के इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया कंज्यूम कर रहे हैं। वो किस तरह ड्राइव हो रहे हैं। वही वापस कि इन्फ्लुएंसर्स के हाथ में बहुत कुछ है, हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। आज एक इंस्टाग्राम पे बैठा बंदा जब इंस्टाग्राम चलाता है ना, तो वो देखते देखते स्क्रॉल करते 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 अपने शरीर से बाहर निकलता जाता है। हाँ, वो जा रहा है। वो।
एंड वो जब जा रहा होता है ना, तो एक बार ना अंदर का जो सच में जो हम हैं वो रोकता है एक बार कि 2 मिनट रुक, पर वो बोलता है 2 मिनट आ रहा हूँ ना करके वो आगे जाता है। वो आगे जाता है जाता है जाता है जाता है और वो देखता है कि अरे यार ये तो बहुत दूर निकल गया यार। पीछे देखता है, अरे मैं भी किधर हूँ, आजू बाजू देखता है अंधेरा हो चुका होता है। उसके ऊपर एक स्पॉटलाइट आती है, स्पॉटलाइट ऑफ रियलाइजेशन, वापस चले जाना चाहिए अपने अंदर। और जब तक वो वापस आता है ना भाई, तो वो हड्डी का ढांचा होता है, वो मर चुका होता है। सो इसका बोलने का मतलब है कि अपनी लाइफ में ना बहुत सारे लोग बस बाहर निकल जाते हैं अपने शरीर से, और जब तक उनको रियलाइज होता है कि मैं कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ, तब तक वो मर चुके होते हैं भाई। वो बाहर ही घूमते रह जाते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी उस पर कभी बिलीव ही नहीं कर पाते, कभी अंदर रह ही नहीं पाते। उसी तरीके से आज जैसी सोशल मीडिया जैसी चीज़ जो पहले से इतनी एडिक्टिव है, इतना कंज्यूम करती है हमको, आज सुबह उठने से लेके हगने तक हम सब फ़ोन यूज़ करते हैं सिर्फ। अगर उसके पास वो पावर है, सो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उस पर क्या डालें, क्योंकि हमको करोड़ों लोग देखते हैं, हमको बहुत लोग देख रहे हैं। हमको किस तरफ ड्राइव करना है उनको हमारे हाथ में है, और वो गलत हो रहा है अभी। अब फिलहाल तो बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। तो जैसे कि ये सारी चीज़ें चलो हम समझा के भी नहीं समझा सकते जब तक वो समझना नहीं, मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि बी द चेंज। सी अभी मैं बोल रहा हूँ, शायद तक मुझे 1000 जने सुनेंगे, मैं अपना काम अच्छा करता रहूँगा, मैं भटकूंगा नहीं। जब मेरी बातें यही रहेंगी, मेरा काम बढ़ता जाएगा, तो एक टाइम आएगा 1000 लाख करोड़ लोग सुनेंगे बाद में। आज शाहरुख खान कोई स्टेटमेंट बनाएगा तो लोग सुनेंगे, राइट? सो बी द चेंज। अगर आपको सच में चेंज लाना है, बी द चेंज। खुद पहले अपने आप को बदलो, उस मुकाम पे आओ, उस प्लेटो पे खड़े हो, और फिर बोलो। अच्छा, आपने यहाँ पे शाहरुख खान जी का नाम लिया तो वो मेरे फेवरेट है। क्या तो बॉलीवुड में क्या, बॉलीवुड से क्या लाइक आपका कनेक्शन है? बॉलीवुड में कभी जाना चाहोगे, या फिर बॉलीवुड आपको कैसा लगता है? बॉलीवुड से ही तो कनेक्शन है मेरा। आई थिंक मैं बड़ा हुआ हूँ फिल्म्स देख के, बड़ा हुआ हूँ ड्रामा देख के। मेरे घर पे ड्रामा चलता है घर पे सब ड्रामा चल। मैं रहता हूँ एक जॉइंट फैमिली में। हमारा यहाँ पे तुम लोग क्या बिग बॉस चला रहे हो? एक बार आओ, मेरे कैमरा लगाओ घर में, बताओ तुमको फिर बताऊंगा मैं। भाई मेरा घर भाई उसमें है बिग बॉस कैरेक्टर्स। ए मेरे बाप पे मत जा। हाँ भाई, खतरनाक लोग हैं। तो मैं ड्रामा देख के पैदा हुआ हूँ, प्लस जोक्स अपार्ट, बट मेरे सारे फैमिली के लोग थिएटर के बहुत बड़े फ़ैन। आपने भी थिएटर किया है? बिल्कुल। तो मेरे पापा ये लोग फिल्म्स देखने के शौकीन थे भाई, स्टार्टिंग से। आज भी हैं, आज भी फिल्म लगती है, मेरे से पहले देख के आए थे। एनिमल मुझसे पहले देखी मेरे बाप ने। आपके साथ नहीं देखी? नहीं, अकेले देख के। Oh shit। मैं बता रहा हूँ, ठीक है जो भी। तो ये चीज़ हमको कहीं ना कहीं हेल्प की, प्लस मुझे गाने का भी याद नहीं करने पड़े, क्योंकि मुझे प्रोग्राम्स में ले जाते थे। तो मैं उस सिनेमा से भी कनेक्टेड था जिसमें सिंगर्स भी एक्टर्स होते थे, कि भाई किशोर कुमार जी और लता जी गा रही हैं तो उनके बीच में भी डायलॉग्स चल रहे हैं। और मेन चीज़, जो फिल्म में गाने होते थे वो सिचुएशनल ड्राइव होते थे। ऐसे नहीं कि बस डाल दो यार, ये गाना अच्छा लग रहा है, ये गाना हिट है, इस फिल्म में डाल देते ताकि फिल्म हिट हो जाए, ऐसे नहीं होता था। तो उस सिनेमा से भी जुड़ा हूँ बिकॉज ऑफ दैट सॉन्ग्स। वो गाने, वो सिंगर्स, वो कभी वापस नहीं आ सकते, वो एरा कभी वापस नहीं आ सकता। देन उसके बाद जैसे ही बड़ा हुआ तो पापा मम्मी सब फिल्म्स देखने जाते थे। तो चेटक करके एक थिएटर था, बंद हो गया, तो हम लोग वहाँ जाते थे। आई थिंक हर हफ्ते जाते थे, कोई भी मूवी आया नया देखने जाना है। देन वो हुआ, उसके बाद आर्टिस्ट ही है घर में। और जैसे जैसे बड़ा हुआ, पापा सिंगर है ना? पापा क्या नहीं है, पापा सिंगर है, स्केच कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं, डांसर भी है, डांसर है, मिमिक्री कर सकते हैं। मेरा हाथ खत्म हो जाएगा भाई, मुझे पैदा कर दिया नहीं मतलब आप समझ रहे हो? बिल्कुल। तो ये चीज़ हमारे खून में, नो डाउट मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही मिली, बट मैंने उसको हमेशा एम्ब्रेस किया। मैं ग्रेटफुल रहा हूँ, और आई एम द स्टूडेंट ऑफ दिस गेम हमेशा टिल द एंड। तो घर पे तो मैं बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट हूँ क्योंकि सब बहुत मैच्योर है, बहुत बड़े हैं, बहुत एक्सपीरियंसड है। तो उसके बाद जब और बड़ा हुआ तो मालूम पड़ा कि यार ये तो मेरे अंदर है, मतलब इसके बिना तो लाइफ ही नहीं है मेरी, अपन जी ही नहीं सकते इसके बिना। ये जो मैंने मज़े मज़े में अपनी अपब्रिंगिंग पूरी फिल्म्स पे निकाल दी है, अब तो हर चीज़ कनेक्ट कर रहा हूँ उससे मैं। कुछ ट्रेजेडी हो रही लाइफ में तो उसको किसी वीडियो के थ्रू निकाल रहा हूँ, कुछ इमोशन एक्सप्रेस करना है तो कुछ क्रिएट करके रिलीज़ कर दे रहा हूँ बाहर अपने इमोशंस। तो आई थिंक अगर मैं देखा जाऊँ इधर इधर हर जगह मेरे, ये इधर धर्मेंद्र जी बैठे हैं, इधर शाहरुख जी बैठे हैं, तो ये सब जगह सिनेमा ही सिनेमा है मेरे।
तो पापा 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 से आपने क्या क्या इंस्पायर हो, लाइक पापा आपके सिंगर हैं, एक्टर हैं, और तो पापा ने आपको क्या चीज़ सिखाई है एक सबसे स्पेशल जो आप कभी नहीं भूल सकते अपनी लाइफ में? पापा से आपने क्या सीखा? पापा से मैंने क्या सीखा? मैंने पापा से एक बहुत अच्छा बेटा होना सीखा है, क्योंकि मेरे दादा बहुत खतरनाक है यार। मतलब मेरे दादा मेरे पापा जैसे नहीं थे। मेरे दादा बहुत स्ट्रिक्ट थे, और वो आर्टिस्ट नहीं है ना, तो जो आर्टिस्ट नहीं होता ना उसको नहीं पता डेप्थ कि वो क्या देख रहा है सामने। वो शायद तक एक सर्कल के अंदर से चिल्ला रहे कि बाहर दुनिया नहीं है, तू कहाँ जा रहा है। मेरे पापा उस सर्कल के बाहर ही खड़े थे बचपन से, और वो बोल रहे थे बाहर दुनिया है, बट मेरे दादा ना अंदर ला रहे थे उनको, बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। वो बंदा अकेला आया उदयपुर, उसने एक धंधा खड़ा किया, उसके बाद उसको चिंताएं थी, उसके बाद उनके घर में एक बेटा पैदा हो गया जो आर्टिस्ट बनना चाहता है। सो ऐसी फैमिली में बहुत मुश्किल होता है। प्लस मेरी दादी बीमार हो गई, उस समय बीमार थी, तो मेरे पापा को शॉप संभालनी पड़ी, और मेरे पापा फिर उस समय से लेके फिर शॉप पे, एक तरीके से शॉप पे ही रह गए। उन्होंने बहुत कुछ किया अपनी लाइफ में, बट वो कहीं ना कहीं वो जो एक पीक एज होती है ना, जब शायद तक एक पुश मिल जाता या शायद तक एक सपोर्ट मिल जाता, तो शायद तक बहुत कुछ अच्छा हो जाता। बट ये सब होने के बाद भी मैंने आज तक मेरे पापा को मेरे दादा की सिर्फ और सिर्फ इज्जत करते हुए देखा है। मैं शायद तक उतनी इज्जत नहीं कर पाता पापा की जितनी मेरे पापा मेरे दादा की इज्जत करते हैं, और वो चीज़ मैं अभी तक नहीं सीख पाया हूँ। प्लस आर्टिस्ट वार्टिस्ट सब बाद में आता है यार। उन्होंने इनडायरेक्टली मुझे बहुत सिखाया कि इंसान कैसा होना चाहिए। इंसान अच्छा पहले बनो, पहले इंसान होना चाहिए, पहले इंसान बन जाओ। कैसे भीड़ में जाओ तो वहाँ पे एक अच्छी एनर्जी पास करके आओ, प्यार बांटो, खुश करके आओ सबको। स्टेज पे जा रहे हो तो वो तो अलग बात है, आपका एक वक्त है, आप ही को देखने आए लोग। बट ऑफ स्टेज भी मेरे पापा बहुत जनों को प्यार बांटते हैं टिल डेट। अगर मेरे पापा से कोई बात कर ले 15 मिनट तो शायद तक, और अगर वो स्ट्रेस्ड आउट हो बहुत, तो वो कम से कम दिनों के लिए खुश रह सकता है। मैं इतना लिख के दे सकता हूँ। तो उन्होंने इनडायरेक्टली मेरे को बहुत सिखाया। दूसरा, आई थिंक मेरे पापा ने कुछ गलतियां की हैं और कुछ चीज़ें उनके ऊपर आई, वो उन्होंने ध्यान में रखते हुए मेरे ऊपर आने नहीं दी। मैं क्या बोलूँ, क्या नहीं सीखा हूँ मैं। आई थिंक मेरा अगर लाइफ ऐसा खिला चिट्टा निकालूँ तो मैं आई थिंक उनका 1/4 हूँ। nice. और वो 1/4 काफ़ी है। 1/4 मेरे को आधा और बन जाऊँ उनकी तरह तो मैं कामयाब हो जाऊँगा। हो दुनिया गया, जीत लोगे। खत्म भाई। फिर देखना फिर क्या करता हूँ। फिर जो बाल कट के आएंगे ना, फिर अब की बार जो निकल के आया वो है। ओके भाई, हम कुछ दिन पहले बात कर रहे थे, तो एक बात पूछना चाहूँगा जो अपने बॉलीवुड के बारे में बोला था, जो वीडियोस होती हैं, जिस तरह से गर्ल्स को प्रेजेंट करते हैं, जो हमारी बात रही थी, हम जो हमने पर्सनल बात किया था, बट उसको मैं इस पॉडकास्ट में ऐड ऑन करना चाहूँगा ताकि वो सबके सामने आए कि आपका एनालाइजेशन है कि गर्ल्स को इस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है जैसे कि वो सच में ही वो इस चीज़ के लिए बनी है। मैं इसको अच्छे तरीके से रखता हूँ। सी, मेरे को ऐसा लगता है कि फिल्म्स में भी उतनी जगह एक फीमेल आर्टिस्ट को नहीं मिलती, मुझे लगता है। जितना मेल ओरिएंटेड सिनेमा है हमारा, उतना फीमेल ओरिएंटेड हो रहा है धीरे धीरे। बट आज भी लड़कियों को एक ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, या एक स्पेशल सीन के लिए उनको कास्ट करते हैं, बिल्कुल, ताकि मूवी की हाइप बन जाए। बिल्कुल। स्टिल लाइक देयर आर चेंजेस, बट हमारा सिनेमा बहुत ज़्यादा मेल ओरिएंटेड है। लाइक मेल कैरेक्टर्स को ज़्यादा टाइम, ड्यूरेशन और इम्पोर्टेंस मिलता है। फीमेल को अब धीरे धीरे वो चीज़, वो कंट्रीब्यूशन इन सिनेमा मिल रहा है। उनके ऊपर ड्राइव्ड मूवीज़ बनती हैं, उनके ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड मूवीज़ बनती है। बट स्टिल आई थिंक ये मेरा खुद का ओपिनियन है, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, ये मैं किसी के ऊपर डाल नहीं रहा हूँ। बट व्हाट आई थिंक इज़ स्टिल लड़कियों को सिर्फ और सिर्फ ब्यूटी ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया जाता है, एंड वो मुझे बहुत प्रॉब्लमैटिक लगता है, मुझे प्रॉब्लम देता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। लाइक अगर मैं बहुत प्यारा एग्जांपल दूँ अभी, तो आपने एनिमल मूवी देखा? उसमें हमने तृप्ति को देखा, ठीक है, जो अभी सब भाभी टू क्रश बना दिया सबने।
आपने उनका लैला मजनू मूवी में एक्टिंग देखा? शी वॉज सो ब्रिलियंट, शी वॉज सो ब्यूटिफुल. तो जब लैला मजनू में उन्होंने प्योर एक्टिंग की, तब इतना प्यार नहीं मिला उनको. एनिमल में उन्होंने क्या किया? उनको बहुत सारा प्यार मिला. सब ने उनको यहाँ रख लिया, यहाँ रख लिया. राइट, मैं इस चीज़ की बात कर रहा हूँ. नॉट ओनली मूवीज़, म्यूज़िक वीडियोज़ तो पूरी इसी पे बेस है कि एक लड़की आएगी, वो सिर्फ ब्यूटी ऑब्जेक्ट की तरह बस कैमरे की तरफ देखेगी, कैमरे को सेड्यूस करेगी. एंड सब जानते हैं ये चीज़, तो उसी तरीके से चीज़ें चल रही हैं. जबकि मुझे लगता है कि फीमेल डिज़र्व्स मोर. उनके पास भी स्किल्स हैं बहुत अच्छे. अगर आप उनको अच्छा सिनेमा दोगे, अगर आप उनको अच्छे रोल्स दोगे, अगर आप उनको अच्छा काम दोगे, वो लड़कों को भी पीछे छोड़ सकती है. कुछ लड़की इतनी टैलेंटेड है, कुछ लड़कियां नहीं, बहुत लड़कियां टैलेंटेड है. सो मुझे इस चीज़ से थोड़ा प्रॉब्लम है. और प्लस इंस्टाग्राम पे भी यही सब कुछ है कि अगर कोई लड़की कुर्ते में फ़ोटो डालेगी तो आप देख लेना नीचे लाइक्स, और अगर कोई लड़की शॉर्ट्स में, हाँ, अगर बिकनी में आ गई तो सबको उसके फॉलोअर्स एक दिन में चले गए किधर. आईपीएल में कैमरामैन भाई कोई रन बना रहा है 100, रिंकू जी ने 100 बनाया, कोई मतलब नहीं, उस पर एक रिएक्शन आ गया लड़की का और वो फॉलोअर्स उसके चले गए. सो आई थिंक हमारे अंदर प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें देखना ही है तो हमें दिखाया हो ही जाता है. हमारा नज़रिया बदलना चाहिए, हमारी चीज़ें, हमारी सोच बदलनी चाहिए थोड़ा. तो ये मेरा ओपिनियन है. और बदलाव तब आएगा जब धीरे धीरे एक एक करके हर इंसान उस चीज़ को जो हम दिखा रहे हैं वो दिखाने का नजरिया बदलेगा हमारा भी. अगर मांग चलो, अगर हम ही पोस्ट कर रहे हैं वो चीज़ें और हम सोचे कि लोगों का नजरिया बदले, पर कैसे बदलेगा जब तक वो अपलोड करना वो सही चीज़ ना उन तक पहुंचे, तब तक लोग जो देख रहे हैं, जो हम दिखा रहे हैं वही तो देखेंगे. सी व्हेन इट्स प्रोफेशनल, जब वो एक स्क्रिप्ट डिमांड है या कोई कैरेक्टर है, वो समझ आता है. बट आप जान पूछिए इसी को सेल कर रहे हो, दैट इज रॉन्ग. और हर बार तो ये प्रॉब्लम होती है. ओके भाई, अब ये बात बताओ मेरे को कि लाइफ में अब आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ से? यार मैं फ़िलहाल अपनी लाइफ से चाहता हूँ कि मैं जब काम करके बिस्तर पे हूँ अपने, तो बीवी अगर अरे चाय दे, पैर दबाए, ऐसा कुछ चाहते हो? नहीं, मैं बस आई वांट पीस. मैं बहुत पीसफुल रहना चाहता हूँ. एंड राइट नाउ भगवान की देन से मैं उस पीस में हूँ. आई थिंक जितना ज़्यादा आप अपने आप से जुड़े रहते हो, जितना ज़्यादा आप अपने अंदर रहते हो, यू फील पीसफुल. भले ही बहुत हेवा है चल रहा होता है, आजू बाजू एनवायरनमेंट में बहुत प्रॉब्लम्स होती है, बट आप कहीं ना कहीं तब भी पॉजिटिव रह पाते हो. एंड आई एम राइट नाउ क्रेविंग फॉर दैट, क्योंकि बाकी सब टेम्पररी है, बाकी सब मिल जाएगा, सक्सेस मिल जाएगा. एंड यू नो व्हाट, फॉर मी आई कैन एक्सप्लेन यू सक्सेस इन जस्ट वन सेंटेंस. मेरे लिए जिस दिन मेरे बाप ने ये झूठ बोलना बंद कर दिया कि मैं मेरा देख लूँगा, तू बस अपना ध्यान रख ले, उस दिन मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा. बस वो चाहिए बस. आई थिंक आई एम क्रेविंग फॉर दिस पार्ट. ओके, सो अभी आपने आपकी फैमिली में सब आर्टिस्ट हैं, पापा आर्टिस्ट है, आप आर्टिस्ट हो, भाई हो, तो आपके लिए आर्टिस्ट का मतलब क्या होता है? आर्टिस्ट मीन्स क्या? आर्टिस्ट को आई थिंक मेरे लिए आर्टिस्ट वो होता है जो अपनी कला के ज़रिए किसी और इंसान को अपने खुद के पास पहुँचाए. ये मेरे लिए आर्ट है कि अगर मैं अपने कला के माध्यम से, अपने आर्ट के थ्रू किसी और इंसान को होप्स दे पा रहा हूँ, बिलीव दे पा रहा हूँ, और वो अपने बारे में सोच रहा है, वो अपने अंदर जा रहा है, आई थिंक वो आर्ट है. आर्ट इज़ नॉट अबाउट स्किल्स. आर्ट इज़ अबाउट I think art is about what you give to the society through your deeds. Like what you do in your life, reflects in your craft. For sure. And what you do in your craft reflects in your life. हम आर्टिस्ट का ये, सो वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो बस यही डेफिनेशन है कि कोई अपने आर्ट के थ्रू किसी और को अगर अपने पास पहुंचा रहा है, दैट इज एन आर्टिस्ट. ओके, तो जब आप वीडियोस अपलोड करते हो अपने इंस्टा पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, और जब आपके कमेंट बॉक्स में रेमो सर, प्रभुदेवा, शक्ति मैम, धर्मेश सर, इन सब की जब कमेंट्स आते हैं तो कैसा लगता है? यार मुझे बहुत सरियल लगता है, क्योंकि एक टाइम पे मैं ना आई थिंक इन लोग को
टीवी पे भी छोटी बात है, मतलब इमेजिनेशन में से देखता था और मैं मैनिफेस्ट करता था कि यार ये लोग से कभी बात हो जाए, कभी मिल लूँ बस। मेरा सबसे बड़ा तो यही था कि ये जो मैं बोलने वाला हूँ अभी हर एक डांसर ने देखा होगा, राघव को जब मैंने स्लो मोशन करते हुए देखा था सब पागल हो गए थे। वो स्लो मोशन इतना धीरे था कि वो अभी तक चल रहा है। तो मेरा एक सपना था कि अब मैं एक बार लाइफ में अपने इस पूरे करियर में एक बार उसके साथ स्लो मोशन कर पाऊँ। ऐसे टीवी में बहुत जनों के साथ करता था, वो सेलिब्रिटी आते थे कोई, मैं क्यों नहीं हूँ वहाँ पे। एंड देन भगवान ने पता नहीं क्या चमत्कार किया और मैं स्टेज पे था, सुशांत खत्री सर भी थे साथ में, एंड हम तीनों साथ में स्लो मोशन कर रहे थे। अब यही लोग जब फॉलो करते हैं या फिर कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं हम मेरे आर्ट को, तो यार मैं कैसे समझाऊँ, मतलब एक तरीके से ये मेरे लिए एक अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और ये मुझे कहीं ना कहीं और हम्बल करती है और वल्नरेबल बनाती है कि अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ऐसे लोग देख रहे हैं। हाँ, अब जो भी अपलोड करेगा अब वो ऐसे लोगों के पास जा रहा है जो शायद तक मैं एक टाइम पे सपने में भी नहीं सोच सकता था मेरा काम कभी देखेंगे। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मैं इस चीज़ को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता हूँ। तो आपको अच्छा लगता है बेसिकली? बिल्कुल अच्छा लगता है, और मेरे को मालूम था कभी ना कभी तो यहाँ पहुँचूंगा। तो ऐसा ज़्यादा सरप्राइज भी नहीं लगता। तो कभी और लाइक ऐसा है कि उनसे मिलना हो या फिर कभी मन करता, बिकॉज अपने रियलिटी शो भी वापस आ चुके हैं अभी इंडिया बेस्ट डांसर से भी, तो कभी ऐसा मन करता है कि वापस जाऊँ, वापस उसी स्टेज पे जाऊँ और सब एनर्जी के साथ जाऊँ, हाँ, और सबसे मिलूँ? यार एकदम ऑनेस्ट आंसर दे दूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऑनेस्ट। उस स्टेज पकड़ लेगी, उस स्टेज पे जाने की इच्छा होती है, बट उसके अलावा और कहीं जाने की इच्छा नहीं होती। अरे वाह। हाँ, मतलब वो बैक स्टेज पे रहना या फिर वो सब प्रेशर, और आई थिंक एक वर्ड है जो वहाँ जाके सीखने को मिलता है, वो है बेचना। बेचना, यू हैव टू सेल, आपको बेचना पड़ेगा ये जाके अपने आप को, चैनल को, जो रियलिटी शो में चैनल है आप उसको बेचना पड़ेगा अप्रूव होता कि मुझे बहुत प्रॉब्लम होता था इस वर्ड से उस समय कि बेचना क्या होता है, आर्ट को कैसे बेचूं। बट हाँ, एक भाषा है वो, और आई थिंक वो लाइट्स, वो कैमरा, वो मुझे फैसिनेट करता है, बिकॉज आई लव टू लाइक बी इन फ्रंट ऑफ कैमरा लाइट, बट उसके अलावा बैक स्टेज या फिर वो सब मुझे इतना फैसिनेट नहीं करता। मुझे ऐसा फील करता है कि मैं वहाँ बिलोंग नहीं करता हूँ। तो वो एक फेज़ था मेरी लाइफ का, और मुझे परफॉर्म करना था एक बार उस स्टेज पर, क्योंकि वो स्टेज के थ्रू आप बहुत जनों को दिखते हो। हमारे इंडिया में स्टेपिंग स्टोन है एक रियलिटी शो, मतलब अगर रियलिटी शो किया तो एक स्टेप आप ऊपर आते हो, बिल्कुल, उसके अलावा ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस नहीं है। सो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ, डांसर जितने भी डांसर आप रियलिटी शो में जाना चाहते हो, बेसिकली आपको पहले स्ट्रांग होना पड़ेगा। आपको रियलिटी शो अच्छा डांसर नहीं बनाता, आप अच्छे डांसर होते हो तब आपको रियलिटी शो बुलाते हैं। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो प्लीज़ आप अपने जो रूट्स हैं, जो आपके, वो अपनी फाउंडेशन पे ही, अपने ट्रेनिंग पीरियड पे ही आप उसको अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लो कि रियलिटी शो ले पागल हो जाए आपको बुलाने के लिए कि नहीं हमें तू चाहिए। वैसा बेस बना लो कि आपको ऑडिशन से ना भगाया जाए, मेगा से ना भगाया जाए, आपको लेने के लिए वो तड़प जाए, जैसे कि धनंजय भाई के साथ हुआ था। सिर्फ एक वीडियो से उनको बुला लिया, तो भाई मुझे तू चाहिए। एंड वो जो वन वीडियो था ना इनका, सैया, वो चैनल में बहुत पॉपुलर हो गया था, और आई थिंक वो परफॉर्मेंस ज़्यादा उनको मेरी पर्सनालिटी अच्छी लगी थी, मेरे बड़े बाल, द वे आई कैरीड माई सेल्फ, जैसा मैं डांस कर रहा था। तो वो एक छत पे था ऑर्गेनिक बहुत, जहाँ पर कोई लोकेशन नहीं, कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई अच्छा कैमरा नहीं, फ़ोन से, एंड पता नहीं वो उनको बहुत अच्छा लग गया। एंड वो एक वीडियो काफ़ी था टू पुल मी। ओके, सो भाई बेसिकली अभी जैसे आपने बताया कि आपके पापा सिंगर है, तो कहीं ना कहीं आप भी बहुत अच्छा गाना गाते हो, मैंने आपकी रील्स में देखा है। सो अभी आपके लिए एक चैलेंज है, मैं कुछ नाम लूंगा और उनके लिए आपको जो दिल से सॉन्ग चाहते हो गाना, वो उनके लिए आपके लिए गाना है, ठीक है? जो मैं नाम लूंगा, तो बेसिकली रेमो सर के लिए आपके दिल से क्या सॉन्ग, और गाने में बोलना है, कुछ भी नहीं बोलना, सिर्फ गाने। रेमो सर के लिए कोई एक गाना डेडिकेट भाई बहुत डिफिकल्ट हो गया, रुको मैं नर्वस। रेमो सर का जैसे नाम आता है नर्वस हो जाता हूँ मैं। प्लीज रेमो सर के लिए रेमो सर के लिए गाना अरे वो गाना था ना, वो कौन सा मूवी है, मेरे बाल आगे नहीं ले सकता, अपरिचित। आया दिल को चुराने रेमो, चूमने नाचने। भाई मुझे लगता था वो रेमो सर पे गाना है। मेरे को भी लगता था मेरे को लगता था इनके लिए गाना बनाए। राम राम रेमो,
बट नहीं उनके लिए गाना अच्छा कोई अभी आ नहीं रहा दिमाग में। ओके चलो यार, अचानक पूछ लिया यार। चलो ठीक है, नेक्स्ट राघव सर। हाँ, उनके लिए, राघव भाई के लिए आई थिंक एक गाना मैं बोलना चाहूँगा, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बना। भाई क्या मतलब, आई थिंक वो एक बोलते हैं ना वास बनाया, फिर तोड़ दिया उसको कि भाई एक ही बनेगा ऐसा इंसान, एक ही पीस बनेगा, फिर वापस नहीं बनेगा, वो एक ही है, वो एक ही रहेगा। ओके नेक्स्ट, प्रणय जोशी। अपने छोटे भाई के लिए गाना याद नहीं आ रहा भाई एकदम ये आप मेरे को प्रिपेयर करके नहीं लाए हो, ठीक है, ये बहुत रैंडम है। ऑर्गेनिक होना चाहिए ना सब। हाँ, प्रणय के लिए गाना 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 जो दिल से, गाना याद नहीं है भाई। आई थिंक प्रणय के लिए मैं है ना, आई थिंक भाई कम फादर फिगर ज्यादा हूँ, ठीक है। तो गाना है, अकेले हम अकेले तुम, जो हम तुम संग है तो फिर क्या गम, तू मेरा दिल तू मेरी जान। अब प्रणय बोलेगा, ओ आई लव यू डैडी। नहीं। ओके नाइस। नाउ आपके पापा के लिए कोई इमोशनल गाना नहीं है, बट ये मेरे पापा का फर्स्ट सॉन्ग था जो उन्होंने कभी लाइफ में स्टेज पे परफॉर्म किया था, तो पहला गाया था और इससे उन्होंने पहला इनाम जीता था। फिर वो गाना सुनते हुए मैं बड़ा हुआ, फिर उसके बाद उनको निभाते देख मैंने वो गाना गाने की कोशिश की, और मेरा अभी प्रिविलेज है कि अभी रिसेंटली मैंने एक कार में उनके साथ एक वीडियो बनाया उस गाने पे, बहुत और वो बहुत वायरल हो रहा है, और अभी तक चल रहा है, मुझे अभी तक उसकी नोटिफिकेशन आ रही है। कोई भी नया पोस्ट डालता हूँ मुझे लगता है अभी कोई अच्छा जा रहा होगा, ये वहीं का वही जाया जा रहा है, भाई जलन हो गई उससे। तो वो गाना है, वो आलम भी, वापस लेता हूँ, वो आलम भी अजब होगा वो जब मेरे करीब आएगी मेरी कसम। भाई मैं पापा के साथ ऐसे गाने गा पा रहा हूँ भाई, लकी हूँ भाई मैं। ओके सो नेक्स्ट है धनंजय जोशी। सेल्फ के लिए, खुद के लिए कौन सा गाना जो आपको बहुत प्यारा है और मोटिवेट करता है? चांद तारे तोड़ लाऊं सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है। ओके, बस इतना सा ख्वाब। बस इतना सा ख्वाब। ओके, और जो आपसे प्यार करते हैं और जिनसे आप प्यार करते हो उनके लिए? ओके, ऑडियंस के लिए आई थिंक हम जो भी हैं उनकी वजह से, है ना। तो एक गाना है हाईवे का माही वे, जिस पे भी मैंने शोकेस भी किया, और उसका लाइन है, ये जीना भी ना जीना भी जो भी हुआ है वो तुमसे हुआ। ओके, सो थैंक यू सो मच धनंजय भाई। इस पॉडकास्ट को भी यहीं पे एंड करते हैं। एंड बहुत अच्छा लगा आपसे इतनी सारी बातें करके, बहुत टाइम बाद इतना मैं रिलीफ फील कर पा रहा हूँ, रिलैक्स, क्योंकि हमने बहुत ऑर्गेनिक बातें की हैं, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, बिल्कुल दिल से दिल बात की हमने। एंड आई होप हमारी ऑडियंस को भी अच्छा लगा और धनंजय जोशी को और पास से नज़दीक से जानने का मौका मिला हो आप सभी को। एंड कहीं ना कहीं आपको इनकी बातों में, इनकी पर्सनैलिटी में, इनके हाव भाव में आपको पता चल रहा होगा कितने डाउन टू अर्थ है, कितने ऑर्गेनिक है। एंड मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ जब ऐसी चीज़ें मैं पर्सनैलिटी सामने देखता हूँ कि मेरे अंदर कुछ ना कुछ बदलाव आते हैं। एंड मैं अपनी लाइफ में फॉर श्योर आपसे बहुत सारी चीज़ सीख रहा हूँ और सीखता रहूँगा। एंड ऐसे इंस्पायर करते हो आप मुझे और हमारी ऑडियंस को, और आई होप आप लाइफ में वो हर चीज़ मुकाम हासिल करो, हर चीज़ आप हासिल करो जो आप करना चाहते हो। आप हमेशा खुश रहो, आपकी फैमिली खुश रहे, आपके आसपास के लोग और जो भी आपसे लोग जुड़े हुए हमेशा खुश रहें और हेल्दी रहें, ये दुआ करूँगा। एंड थैंक यू सो मच डांस टॉक विद ऋषि राज के पॉडकास्ट में आने के लिए अगेन। एंड भाई मेरे को बोलना है आपके लिए कुछ, रुक जाओ, इतना बोल दिया, अभी उधार है आप, ठीक है। अब मैं बोलूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई लव यू यार भाई, बिकॉज ऑफ वन थिंग, forget everything, but what you are doing right now in this era, in this generation is very rare. आप बिना किसी बुरे इंटेंशन, बिना कुछ और सोचे, आप सिर्फ और सिर्फ कि किसी का फ़ायदा हो, कोई गरीब वो डांस सीख पाए, उसके लिए आप फ्री डांस क्लासेस चला रहे हो। एंड ये चीज़ सोचना, हाँ, बहुत प्यारी बात है। ये चीज़ करके दिखाना, कर देना और हर दिन करना इज़ अ कमेंडेबल जॉब। तो मैं आपके जितना बड़ा नहीं हूँ भाई, क्योंकि मैं नहीं कर सकता, तो आप मुझे इतना ऊपर मत रखो। यू इंस्पायर मी, और आप जैसे अगर 2 लोग और हों
तो वो और 2 लोग बना सकते हैं, और 2 लोग बना सकते हैं, और 2 लोग, पर है नहीं। आप बहुत रेयर हो एंड इट्स माई प्रिविलेज दैट आपने मुझे इस काबिल समझा कि हम पॉडकास्ट कर सकते हैं। आपने मुझे बुलाया आपके शो में, और मैं, आप जितनी बार बुलाओगे मैं आऊँगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल देना कि कब चाहिए धन्य जोशी का पॉडकास्ट, हम दोबारा फिर से करेंगे। ओके, सो इस पॉडकास्ट को हम यही ओवर करते हैं। सो प्लीज़ धन्य जोशी सर को फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अच्छा लगे काम तो ही फॉलो करना, कोई जबरदस्ती। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको ऐसी और भी वीडियोस चाहिए तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट पॉडकास्ट में नेक्स्ट आर्टिस्ट के साथ। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप डांसिंग। चलो पैकअप चलो पैकअप हो गया रे।